Hello, dear student of class 12. This is your physics teacher Anshuman sir, and today we are going to discuss our lecture number 3 of your chapter number 13, nuclei. And this chapter we are going to discuss nuclear fission and fusion reactions, right? How the nuclear fission and fusion reactions are take place. और हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में न्यूक्लियर के कंपोजिशंस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे बिहेवियर करते हैं और उनके न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था। और हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी कर्व के हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है ये डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि ऐसे फोर्सेस, ऐसे शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड करके रखते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर के अंदर जो है 3 तरह के इंट्रैक्शंस होते हैं। सबसे प्रोटॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन। और जब भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन जो होता है, इसे हम लोग युकावा मेसन थ्योरी से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो मेसन थ्योरी क्या होती है, इसको समझना हमें। तो सबसे पहले तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग मेसन कहते हैं। और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक मेसन पार्टिकल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग 3 तरह के मेसन पार्टिकल की बात करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव मेसन, नेगेटिव मेसन एंड न्यूट्रल मेसन। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मेसन क्या होते हैं, इसके बाद हम आगे करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेसन थ्योरी जो है किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कन्वर्जन होता रहता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो ये जब कन्वर्ट होते हैं तो अपने अंदर से रेडिएशंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेसन। मेसन के फॉर्म में ये क्या करते हैं, रेडिएशन करते हैं। अब इसमें जो मेसन होता है, इसका जो मास होता है वो 270, देखिए इसमें पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव, इसको हम लोग मेसन कह लेते हैं। कहीं कहीं पर इसको ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव कहा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पाई पॉजिटिव, मेसन नेगेटिव जो होता है, ये 273 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से ये 273 टाइम जो होता है हैवियर होता है। और जो पाई न्यूट्रल होता है या मेसन न्यूट्रल होता है, ये 264 टाइम जो है हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। अब युकावा की जो मेसन थ्योरी थी, उसने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इसने बताया कि जब भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पर पाई न्यूट्रल या पाई न्यूट्रल मेसन क्या करेगा, निकलेगा, या मेसन न्यूट्रल पार्टिकल क्या करेगा, निकलेगा। इमिशन भी करेगा, अब्जॉर्प्शन भी करेगा। दूसरा, प्रोटॉन प्रोटॉन जब होगा इंट्रैक्शन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, उसमें भी पाई न्यूट्रल या मेसन न्यूट्रल क्या करेगा, पार्टिकल अब निकलेगा। लेकिन जब कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शन होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन होगा, दैट्स मीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर वो इमिशन ऑफ पाई नेगेटिव या अब्जॉर्प्शन ऑफ पाई पॉजिटिव करके क्या करता है, कन्वर्ट होता है। तो देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब कन्वर्ट होगा जब वो क्या करेगा, एक पाई नेगेटिव का क्या कर लेगा, इमिशन कर लेगा। ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब कन्वर्ट होगा जब वो एक न्यूट्रॉन पाई पॉजिटिव का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। इसी को आप प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। प्रोटॉन जब किसी भी पाई पॉजिटिव का इमिशन करता है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन क्या करता है, पाई मेसन नेगेटिव का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। फिर हमने पिछले लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी डिस्कस किया था, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर के बीच में रिलेशंस बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि आयरन के लिए सबसे ज़्यादा जो है एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है। इससे हमें पता चलता है कि जो आयरन होता है वो मोस्ट स्टेबल एटम है हमारे नेचर का। ठीक है। और रेडिएट नहीं होता, लेकिन बल्कि जब इसके आगे थोड़ा हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब अपने अंदर से न्यूक्लियस को अपने आप क्या करते हैं, ब्रेक करते रहते हैं, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं, राइट, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो कोई भी न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वो अपने आप को तोड़ेगा या जोड़ेगा। ठीक है। अगर तोड़ रहा है तो उसको हम फिजन कहते हैं, अगर वो जोड़ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। और ये जो रीज़न है 60 से 80 के बीच का, ये मोस्ट स्टेबल रीज़न है, ये रेडिएशन नहीं करते हैं, राइट। तो इस बात को समझते रहिए। तो इधर वाले जो हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, जैसे हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, सन के अंदर जो सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, वो आपका हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन के न्यूक्लियसेस आपस में मिलते हैं तो आपस में जुड़ने के बाद वो बहुत लार्ज अमाउंट आपस में मिलकर के क्या करते हैं, रेडिएशन जनरेट करते हैं और आपको रेडिएशन सन का मिलता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके स्पेशल फीचर्स हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें बस वही टॉपिक पढ़ना है जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन समझना है तो इसके लिए चेन रिएक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी जैसे आप मान लीजिए यूरेनियम का कोई एक पार्टिकल है या यूरेनियम है, यूरेनियम आपने यहाँ पे रखा, उसको आपने ब्रेक करने के लिए उस पर एक थर्मल न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया। थर्मल न्यूट्रॉन को जब हम बम्बार्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, इस पे जाकर के न्यूट्रॉन लगता है तो ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट गया। अब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे, ये फिर आगे जाकर के टूटेंगे। तो इस तरह से जो है इनमें ब्रेकिंग चलती रहती है चेन रिएक्शन में। तो अगर मान लीजिए कि ये फिजन हो रहा है, फिजन का मतलब होता है टूटना, तो चेन रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है, फिजन रिएक्शन में पॉसिबल है। फिजन का मतलब होता है व्हेन टू न्यूक्लियसेस आर कन्वर्टेड इनटू टू अनदर न्यूक्लियसेस, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियसेस में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। तो जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास यूरेनियम था, यूरेनियम पे जब हम लोग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बेरियम और क्रिप्टन में क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चेन रिएक्शन, फिर ये आगे जाकर के टूटेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियसेस में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इसमें ब्रेकिंग हो रही है। अगर मान लें कि n इज़ द नंबर ऑफ फिजन स्टेजेस हैं, तो कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप 3 की पावर n क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए चेन रिएक्शन में क्रिटिकल स्टेज क्या होती है। फॉर अ चेन रिएक्शन टू अकर द साइज ऑफ द फिजनेबल मटेरियल मस्ट बी एबव द साइज ऑफ द क्रिटिकल साइज, मतलब जो टूट रहा है, जो भी न्यूक्लियस टूट रहा है, उसका जो साइज होना चाहिए वो क्रिटिकल साइज से जाना हो चाहिए। मतलब फॉर द चेन रिएक्शन टू अकर द साइज ऑफ द फिजनेबल मटेरियल, जिसका फिजन होना है, जैसे यूरेनियम का फिजन होना है, वो टूटना है, तो वो मस्ट होना चाहिए किससे, एबव द साइज ऑफ द material must be above the size called the critical angle. For the chain reaction of occur, the size of the fusible material must be above the size called the critical size. A reluctance neutron must be travel minimum through the 10 centimeter so that it properly shows that thermal neutrons to cause the further fusion. अब ये न्यूट्रॉन्स जानते हैं आप, न्यूट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है उससे उसकी बम्बार्डी करके हम लोग किसी भी न्यूक्लियर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं या उसको न्यूक्लियस को निकालते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, चेन रिएक्शन क्या करता है ये शो करता है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन सबसे पहले होता क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए आप, दिस इज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, मतलब न्यूक्लियस का टूटना, इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इंटू टू न्यूक्लियाई आर कंपेरेबल साइज ए कंप्लेन बाय द रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम 235 का, तो जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा होगा वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लोग वो जो है चेन रिएक्शन शो करते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। तो आप देखिएगा यूरेनियम 92 235 पे हम लोग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं। तो जब हम बम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, यूरेनियम 236 क्रिएट होता है, इसका आइसोटॉप क्रिएट हो जाता है, फिर इस पे न्यूट्रॉन्स और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जाके बम्बार्ड होते हैं, तो ये बेरिलियम और क्रिप्टन में जनरेट हो जाता है। और साथ में देखो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये रिएक्शन आपको याद करनी है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर जा करके न्यूक्लियस से जो बचे हुए जैसे बेरिलियम और क्रिप्टन है, इस पर जा करके स्ट्राइक करेंगे और बेरिलियम और क्रिप्टन भी क्या करेगा, टूट जाएगा और ये रिएक्शन बढ़ने लगेगा। साथ में गामा रेज रिलीज होती है जिसके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, राइट, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास रिलीज होती है और ये एनर्जी जनरेट होती है। तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ करते हैं और वहाँ से जनरेट बनाते हैं। अब देखिए क्योंकि ये चेन रिएक्शन है तो इसको कंट्रोल भी करना होता है। अगर कंट्रोल्ड एक हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। आप इस बात को जानते हैं, थोरियम और यूरेनियम का यूज़ करके हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उसको यूज़ में लाते हैं। हम लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज इनटू वन अनदर न्यूक्लियाई। तो सन जो है, सन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके स्टेबल हो जाएंगे, है ना। जैसे हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनना चाहेगा क्योंकि हीलियम का ऑक्टेट पूरा होता है,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे, हीलियम बनेगा, न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएगा और उससे एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होगा, जनरेट होगा। तो एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ सन, तो एनर्जी जो सन का सोर्स है वो भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है, और इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल फॉलो होता है। जैसे जैसे अगर आप ध्यान दें, इनके रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप बना लेते हैं, और साथ में एक जो है न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है, राइट, प्लस 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। फर्दर ये जो आपके पास इसका आइसोटॉप H12 जो रिलीज़ हुआ है, ये फिर से क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और हीलियम बना लेता है। ये है हैवी हीलियम, या हैवी हीलियम कह सकते हैं इसे आप, He2 3। तो इससे एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर ये दो हैवी हीलियम आपस में मिलकर के हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ में दो है हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं और साथ में 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से सन के अंदर जो है ये रिएक्शंस होते हैं। इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है, इसको समझ लेना है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूजन की टॉपिक में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, इसके रिएक्शंस आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें एक टॉपिक है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ क्या है। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें हम कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन कराते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट की रॉड और हैवी वाटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स को देखिए, नोट्स में सारी चीज़ें डिटेल में रखी गई हैं। ये तो बस समझाने के लिए आपको था, ताकि आप चीज़ें समझ जाएं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है न्यूक्लियर ये खत्म होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।